हेलो बच्चों, एसएस कंपटीशन सिरसागंज में आपका स्वागत है। एसएस कंपटीशन सिरसागंज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं जेके सर, आपके सामने एक बार पुनः दोबारा उपस्थित। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हों और अच्छे रहें और आपका जीवन खुशहाल रहे। बेटे, मैं जेके सर आपके सामने लाया हूं आज की क्लास 7th यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए, विशेषकर वही प्रश्न जो अब तक एनडीए, एसएससी बड़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आपके में आना लाजमी है, आपके में बहुत ज़रूरी आएंगे। बच्चों, अपने आप को मजबूत रखें, मौसम का बदलाव चल रहा है, बचाव भी रखें, क्योंकि अगर मन बनाना है तो खान पीन भी अपना अच्छा रखें और साफ़ सुथरा रखें। ठीक है बेटे, चलते हैं अगले नए थॉट के साथ और नई क्लास के साथ यूपी कांस्टेबल 2023 के लिए। यूपी कांस्टेबल 2023 के लिए इस थॉट के साथ, इस नए थॉट के साथ। ठीक, क्या कह रहा है नया थॉट बेटा हमारा? कि झूठी बातों पर वाह जो करेंगे, यानी कि जो झूठी बातों पर वाह करेंगे वही लोग तुम्हें तबाह करेंगे। यानी कि आपके, सीधी बात इसका कहने का तात्पर्य यह है, जो आपके मुंह पर वाह करें और पीठ पीछे आपकी बुराई करें, तो ऐसे लोग हमें तबाह करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, तो वे हमें मिटाने के लिए आगे ही बढ़ेंगे, अच्छा कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें क्या रहना चाहिए बच्चों? समझदार हो, दूर रहना चाहिए हमें। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए कि झूठी बातों पर वाह जो करेगा वही तुम्हें पीछे से तबाह करेगा। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक, कंप्यूटर जी ने दे दिया है क्वेश्चन हमें। महानगर का तात्पर्य एक ऐसे शहर से है जिसकी जनसंख्या का आकार हो। महानगर बेटे, तो महानगर उसे घोषित कर दिया जाता है जिसकी जनसंख्या का आकार, यानी कि जिसकी जनसंख्या कम से कम इतनी रहनी चाहिए। ऑप्शन आपका है 10 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक और 25 लाख से अधिक। तो महानगर बनने के लिए ये खूबी होनी चाहिए, सॉरी बेटे, महानगर बनने के लिए, अरे क्या हो गया, हाँ, महानगर बनने के लिए बेटे ये खूबी होनी चाहिए हमारे पास। हमारे एक किसी ज़िले को एक महानगर बनाने के लिए ये आपके सामने ऑप्शन उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसमें एक खूबी होनी चाहिए, क्या? उसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और 10 लाख से ऊपर होगी तो इसे महानगर का दर्जा दे दिया जा सकता है, महानगर। अब महानगर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, बड़े बड़े नगर हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का आगरा, इलाहाबाद, ये वास्तविकता में कानपुर, ये महानगर है, क्योंकि उनकी जनसंख्या 10 लाख से एबव है, ज़्यादा है। ठीक, तो महानगर घोषित उन्हीं को किया जाता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है बेटे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटे, अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री। तो बेटे इसका जिम्मा जो दिया गया है आपको वो हमारे, ठीक है, किसी भी देश के लिए, ठीक, देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री को दिया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को दिया जाता है। अब वो किसी भी देश का हो, अब जैसे भारत है हमारे, अब उसने कहा वैज्ञानिक, किसी ने नाम तो ओपन किया नहीं है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का है तो भारत का प्रधानमंत्री हम जानते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, तो ये इसके अध्यक्ष भी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका पद भी निभाएंगे, किसका? अध्यक्ष पद का। किसके? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के परिषद के अध्यक्ष भी होंगे।
ठीक, चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो बेटे ऑप्शन आपके सामने उपस्थित है। सरकारी बैंकर्स का काम विदेशी विनियम को नियंत्रित करना, आंकड़ों का संग्रहण व प्रकाशन, उपरोक्त में से सभी। तो बेटे बैंक में मुझे लगता है ये सारे काम होते हैं। एक बैंक है, एक रिजर्व बैंक है हमारी, वो ये सब सारे काम करती है। रिजर्व बैंक हमारे सारे काम करती है। देखो रिजर्व बैंक में ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा कौन सा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, सभी सही है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हैं। ये सभी रिजर्व बैंक में किए जाने वाले कार्य हैं। ठीक है, इनको लागू करने का कार्य रिजर्व बैंक का है। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया बेटे? 1972, 1974, 1985, 1970 में। बताइए बेटे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बेटे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं, अच्छी बात है। किसी ने थोड़ा बेटे इसका आंसर देख लें एक बार। इसका आंसर बेटे सही है क्या? 1970, डी इज करेक्ट। दा जो क्वेश्चन है, आप आंसर है आपका 1970 में क्या गया था? पहला भारत का उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये किसके नाम पर रखा गया था? महान गणितज्ञ एवं खोजकर्ता, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया था इसका उपग्रह का नाम। और ये भारत से पहली उड़ान इसने भरी थी। ठीक, कब? 1970 में। 1970 में बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाघ और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध परख अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई बाघ और नीलगाय। ठीक है, बाघ तो आप जानते हैं TIGER, टाइगर में बाघ होता है। ठीक है, वही टाइगर, और नीलगाय होती है आपको इसे बोलते हैं हम जंगली गाय की कह सकते हैं अपनी भाषा में, जो कई जगह पाई जाती हैं। ठीक, और इसमें है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक, तो बेटे इसका बेटे आपको आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर आप समझदार हैं, आप जानते हैं इसका सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना इसका अभ्यारण्य कर रहा है, परख अभ्यारण्य। ठीक है, चेक कर रहा है कि हमारे यहाँ पर कितने क्या हैं। ठीक, तो बाघ और नीलगाय इसी राज्य में इसका प्रसिद्ध परख अभ्यारण्य है किया गया इसका। ठीक, चलते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है भाई? ठीक, तो इसका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात आ गई है, तो ये देश में भी हो सकता है, देश से बाहर भी जा सकता है। ऑप्शन है कोलकाता, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा, वियना, ठीक है, बर्न। तो बेटे इसका सही आंसर है जेनेवा। जेनेवा में बेटे है ना, जेनेवा। ठीक है बेटे, जेनेवा में, इसी जेनेवा में। ठीक, जेनेवा में आपका क्या स्थित है? जेनेवा में आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान स्थित है बेटे, जेनेवा में। ठीक है, और जेनेवा पद्धति भी एक है क्या, जिसे बोलते हैं IUPAC पद्धति, जो रसायन विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है, वो भी जेनेवा की है। और शायद जेनेवा में एक चीज़ और है, ठीक है, WHO का मुख्यालय भी शायद जेनेवा में ही है। ठीक है नहीं है वास्तव में, लगभग नहीं है वास्तव में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं WHO। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय भी यहीं स्थित है, जेनेवा में। ठीक है, चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
पहले अध्यक्ष की बात चल रही है, अध्यक्ष स्पीकर, पहले अध्यक्ष स्पीकर की बात चल रही है बेटे। दादा भाई नौरोजी या बजरुद्दीन तैयब जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या WC बनर्जी। तो बेटे इसके सही आंसर हैं WC बनर्जी, द WC बनर्जी इसके कांग्रेस के क्या पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी। ठीक है, द WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी यही थे कौन, पहले कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया या था की बात है, दिया लग गया, था ही था। तो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने वो कौन सी उपाधि दी थी जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। यानी कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण कई नर नारी महात्मा गांधी जी के देश के हित के लिए पीछे चला करते थे, और उन्हीं में नए होनहार क्रांतिकारी भी थे, जैसे सरदार भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, उन्होंने इसको बढ़ाने का अच्छा कार्य किया। लेकिन उस समय तो वो कौन सी उपाधि थी, कौन सी डिग्री उपाधि होता है, डिग्री उपाधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिग्री बोलते हैं। डिग्री होती है उपाधि। तो वो कौन सी उपाधि थी जो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दी थी, जो गांधी जी ने अपनी काबिलियत पे पाई थी। लेकिन उन्होंने जब असहयोग आंदोलन यानी कि देश को बचाने के लिए कार्य किया, असहयोग आंदोलन, अपने एक आंदोलन चलाया जिसे बोला गया असहयोग आंदोलन, तो उस समय उस डिग्री को उन्होंने वापस कर दिया। वो डिग्री कौन सी थी? ठीक है, ठीक, राय बहादुर की थी, या हिंद केसरी की थी, या फिर केसर ए हिंद, या फिर राइट ऑनरेबल। तो बेटे केसर ए हिंद इसका आंसर है, केसर यानी कि हिंद का केसर जानते हैं, केसर एक महंगा तत्व है, बहुत महंगी वस्तु है जो कई लाखों के हिसाब से बिकती है, लाखों के रुपए के हिसाब से, किलो के हिसाब से बिकती है। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जो एक डिग्री यानी कि उपाधि से सम्मानित किया था महात्मा गांधी को, यह कहा गया था कि हिंद जैसे देश का ये एक केसर है, ये एक चमक है, एक ऐसी खुशबू है जो केसर के समान है। तो उस उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया था। कब? जब उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन। किसके लिए? अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। चलते हैं, इसका आंसर है केसर ए हिंद। ठीक है, तो बेटे अगला क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब बात पूछ रहा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने उपस्थित ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, एंथनी इंडेन, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड विल्सन। तो बेटे हैरोल्ड विल्सन ये कौन से थे? ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन उपस्थित हैं। तो बेटे इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर है क्लीमेंट एटली। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ये थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम क्लीमेंट एटली, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब। ठीक है, चलते हैं अगले 10th क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भाई अभी हमने सीमा पढ़ी थी, स्थानीय सीमा। अब तट रेखा यानी कि तट सीमा और रेखा। ठीक है, अब तटीय क्षेत्र की सीमा पूछ रहा है, तो किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो बेटे बताइए किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट सीमा? ठीक है, ये अलग अलग करना है, ये की अलग है, तट अलग है। तो की तट सीमा, तट रेखा या सीमा सबसे लंबी है भाई, कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है,
तो भारत के नक्शे में जिसका सबसे लंबी सीमा है वो कौन है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात की सीमा, ठीक है, जलीय रेखा यानी कि जलीय सीमा तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक बेटे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ठीक है, तड़ित चालक या तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक, इस्पात या तांबा बेटे। तो आप भी जानते हैं तड़ित चालक होता है जिसमें धारा अच्छी तरह बह सके, ऐसा तार या ऐसी धातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरह हो सके। ठीक है, अगर हम कहीं जाते हैं तो किसकी डोरी मांगते हैं? पता है ना, दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं उससे कि भाई इसकी डोरी मिल जाएगी क्या? इसकी डोरी मिल जाएगी। किसकी? किसकी भाई? जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, जर्मन में बोलते हैं कपरम, और हम लोग कहते हैं कॉपर, जिसका नाम है तावा। ठीक है, तावा। ठीक है, सीप और कपरम या कॉपर जैसे तावा कहते हैं, और तांबे की डोरी यानी तांबा विद्युत का तड़ित चालक है यानी अच्छा चालक है जिसमें धारा अच्छी तरह प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो बेटे इसका आंसर है तांबा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बेटे। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ठीक, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश, जल, वायु, ताप। तो बेटा आप सब जानते हैं अगर हमें किसी पौधे को सामान्यतः अंकुरण करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की जरूरत ज़्यादातर होती है, ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य की प्रकाश की किरणों के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस अवस्था में ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। तो लेकिन एक सामान्य पौधे को अंकुरित करने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? प्रकाश की। जल चाहिए, वायु भी चाहिए और ताप भी चाहिए। ये सब चीज़ चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ताप कमरे के अंदर ताप एकत्र करके तब भी पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, तब भी पौधे को हम उगा सकते हैं, लेकिन प्रकाश की हमें कोई ऐसी बैक्टीरिया चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा है हरा तोता, हरा तोता या हरा कशिश। हम इसे हरा कशिश भी कहते हैं। हाँ, इसमें दिया भी देखो बेटे, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का नाम, किस रासायनिक नाम पदार्थ का नाम प्रचलित नाम है? कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम प्रचलित है? हरा तोता। ठीक है, हरा तोता या हरा कशिश। ठीक है, ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, फिर है फेरस सल्फेट, फिर आपका है जिंक सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो मेरा हरा तोता मार्केट में खूब मिलता है, खूब मिलता है। जब इसका डिब्बा देखते हैं तो इसके डिब्बे पे एक लिखा होता है क्या? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। ठीक, फेरस सल्फेट लिखा होता है, जिसी को बोलते हैं हम हरा कशिश। ठीक है, हरा कशिश जो होता है ना वही हमारा नीला तोता होता है। ठीक है, से हरा तोता, सॉरी हरा तोता। ठीक है, और क्योंकि बेटे इसमें आयरन हमारा होता है, आयरन होता है बेटे, इसको हम शायद आयरन को क्या कहते हैं? Fe बोलते हैं, FeSO4 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो Fe होता है, ये कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? हरा। ठीक बेटे, हरा होता है, जिसके कारण ये हरा तोता या हरा कशिश के नाम से पुकारा जाता है। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, चलते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के किस अंग की त्वचा सबसे मोटी होती है? चलो बेटे ये तो सबको मालूम है, हथेली, चलो नहीं हटाओ, तलवा शायद डाउट में है, गर्दन इसका तो हो ही नहीं सकता, सिर है, क्या लोगे? बाल लोगे? बाल में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसका सही उत्तर है पैर का तलवा। जो तलवा होता है, हमारी एड़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है बेटे, वो तलवा होता है, उसकी खाल सबसे मोटी होती है। ठीक, तलवा हमारा होता है, उसी की बात चल रही है, पैर की एड़ी। ठीक है, पैर के जो नीचे नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं तलवा, उसकी जो खाल होती है वो सबसे मोटी होती है, उसी की बात चल रही है। त्वचा सबसे मोटी होती है, तो इसी की त्वचा, तलवा की त्वचा सबसे मोटी होती है। यही आपका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। परमाणु रिएक्टर, भाई परमाणु रिएक्टर क्या है? इसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, आपका परमाणु बम निर्माण स्थल भी नहीं है। ठीक है, और भारी जल भी आपका, सॉरी
ठीक बेटा। परमाणु बम निर्माण नहीं है क्योंकि उसमें कोई ऐसा निर्माण स्थल कोई है ही नहीं है। बाहरी जल का तालाब नहीं है। बाहरी जल का काम केवल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं हम D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O बोलते हैं इसे हम। इसका प्रयोग केवल इसका प्रयोग D2O, ठीक है। बाहरी जल ही होता है। इसके तालाब में अगर तुम ले भी जाओ, सॉरी बेटे, इसके तालाब में, हाँ, इसके तालाब में आप ले भी जाओ, भारी जल का तालाब कोई काम का नहीं है। और यूरेनियम 238 ये एक रेडियोएक्टिव तत्व है, ये केवल एक तत्व है। आपका सही आंसर है केवल कौन? आणविक भट्टी। आणविक भट्टी है वो खुद एक नाभिकीय रिएक्टर, वो परमाणु रिएक्टर है। इसी में हमारे यूरेनियम यानी कि रेडियोएक्टिव तत्व को हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में परीक्षा कर सकते हैं। और भारी जल का काम नाभिकीय रिएक्टर में किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। जब वो गर्म हो जाता है तो उसे धीमे धीमे ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सीधे से इसका सही आंसर है, केवल हम आंसर पूछ रहे हैं, आंसर क्या है? आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है, ठीक है। इसका काम यही है, ठीक। चलते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये वाला आणविक भट्टी, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम। अरे लेंज का नियम अगर आपको पूछना था तो एमडी सर को बुलाना था, ठीक है। तो लेंज का नियम आपके लिए कोई फिक्स वाला तो आना चाहिए, ठीक है। तो लेंज का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का नियम, और इस पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा क्या? देखते बाद में देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है बेटे। तो लेंज का नियम, ठीक, लेंज का नियम बेटे आपका, अब ये जितने भी संरक्षण है इसमें क्या होता है? इन सबको बचा कर रखा जाता है। तो हमारे पास लेंज ने बनाया है वो क्या है? एनर्जी सेव यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज की देन है, महान वैज्ञानिक लेंज की देन है, जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम अर्थात लेंज का नियम, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिटो, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो बेटे ये सभी को मालूम है, इसका आंसर तो मुझे देना है सिंपल, वो तो सभी को मालूम है, सभी को इसका आंसर मालूम है। फिर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। उस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, वेस्ट बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन दो टुकड़ों में टूट गया। एक पूर्वी बंगाल हो गया, दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल से हम वेस्ट बंगाल आज कहते हैं, अपने भारत में उपस्थित, इसकी राजधानी कोलकाता है। और दूसरा बंगाल चला गया, वो बांग्लादेश बन गया, और जिसकी राजधानी आप जानते हैं क्या है? ढाका, और उसका रुपया है टका, ठीक है। ढाका टका बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने ये दो भाग करवा गए थे, ठीक है। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? अरे बहुत असमंजनक क्वेश्चन है ये तो। घोड़ा तो पड़ा था, चेतक होता है, चल चेतक तलवार उड़ता, राणा प्रताप का घोड़ा था, लेकिन हाथी आ गया। तो हाथी तो भारी होता है, इसका नाम भारी होना चाहिए, ठीक है। क्या था? राम प्रसाद। क्या चेतक? चेतक तो नहीं है, चेतक तो बेटा घोड़ा हो गया। अर्जुन या महाबली? महाबली तो उसमें कोई नाम आया नहीं है। मैंने अब तक ज्ञात तत्वों में जितना इतिहास पढ़ा है उसमें मैंने एक हाथी का नाम पढ़ा है, वो महाराणा प्रताप से ताल्लुक रखता है, इसका नाम था राम प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक। राम प्रसाद इसका उत्तर होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों में अगर आप ढूंढोगे महाराणा प्रताप को तो आपको राम प्रसाद हाथी का नाम भी मिलेगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे। अगला क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के पिता, जनरल नॉलेज के पिता कौन है? सब लोग जानते हैं, कोई विदेशी होगा। इतिहास के वो हैं, विज्ञान के लयवासी हैं। सर आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है? फिजिक्स का पिता। लेकिन अपने भारत की एक शान है जो हमें याद नहीं है, याद होना चाहिए, हमारा सम्मान है। देखिए आपके सामने ऑप्शन उपस्थित हैं, डॉक्टर भारती कृष्ण तिलक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बजरंग प्रसाद या लक्ष्मण प्रसाद। तो बेटे ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए इसका आंसर सही है आपका डॉक्टर भारती कृष्ण तिलक। ये हमारे भारत की शान है, इन्हीं ने जनरल नॉलेज की खोज की है। इन्होंने ही कहा है कि मनुष्य को
मनुष्य अपनी शक्ति नहीं समझता है। मनुष्य को हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है और ज्ञान होना भी चाहिए। इसी को बोला जाता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। ठीक है। और बेटे BR अम्बेडकर जी, इनके बारे में थोड़ा जान लो। ये हमारे भारतीय संविधान, हमारे संविधान के लेखक हैं भैया, इन्हें मत भूल जाना। संविधान के रचयिता, भारतीय संविधान के रचयिता, और भारत का संविधान सबसे बड़ा विश्व का संविधान है। चलते हैं बेटे आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। क्या कह रहा है? हिंदी के प्रथम पिता कौन है? हिंदी के प्रथम पिता कौन है? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है महात्मा गांधी, फिर सीतारमन, ठीक है, रामन लिख गया, रमन है, ठीक है, सीतारामन, फिर कबीरदास। तो बेटे हिंदी के प्रथम पिता, ठीक, हिंदी के प्रथम कह लो पिता। जब से हिंदी हम सिंपल हिंदी से हम गद्य बोलते हैं, इस हिंदी के पिता, ठीक, इस हिंदी के पिता, आधुनिक हिंदी भी कहते हैं, आधुनिक हिंदी के पिता इन्हें कहा जाता है। तो आप सब समझ चुके होंगे ये एक युग के निर्माता भी हैं और जिन्हें हम बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र युग के निर्माता भी हैं और इन्होंने हरिश्चंद्र मैग्नीज की भी खोज की है। तो बेटे आज का, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और है, ठीक, 7th पार्ट में कि हाँ हरिश्चंद्र के दो निबंधकार, हरिश्चंद्र युग के, सॉरी भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के आपको दो निबंधकार बताने हैं कमेंट बॉक्स में। दो निबंधकार, निबंधकार का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किस किस बच्चे ने आंसर दे दिया है, ठीक है बेटे, उसका नाम कर लिया जाएगा अगली वीडियो में। तो बेटे अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। और आप वास्तव में वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कर दीजिए और शेयर मार दीजिए। आपने इतना कर दिया है तो इतना और कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, अच्छी से अच्छी कमेंट कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक रहें। तब तक के लिए जय हिंद।